बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस चैप्टर में हमारे पास दो एक्ट हैं। वंस अगेन सारे एक्ट नहीं हैं, कुछ छोटा सा पोर्शन कंपटीशन का इन्वॉल्व है और कुछ छोटा सा पोर्शन हमारे पास आर्बिट्रेशन का इन्वॉल्व। कंपटीशन एक्ट देखो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, कौन सी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पड़ी हुई है ना, कौन सी मार्केट अच्छी चीज है कंज्यूमर के लिए? जिसमें कंपटीशन हो या जिसमें मोनोपोली हो? कंपटीशन वाली मार्केट, क्योंकि आपको प्राइस कंपैटिटिव मिलती हैं। अगर लीडर को ये पता हो कि मैं अकेला ही हूं शेर बब्बर, तो फिर मेरी मर्जी ही चलेगी, बाकी बेचारे पिसे जाएंगे। ऐसा ही है। इसका मतलब है कोई तो रेगुलेटर हो पाकिस्तान में जो इस कंपटीशन को मेंटेन करके रखे। एक फेवरेबल कंपटीशन एग्जिस्ट करना चाहिए, ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है। अब आगे चलता हूं। अगर आप थोड़ी सी इंस्टेंसेस देखो मार्केट में इस वक्त, तो अगर मैं एक रफली एक दो इंस्टेंसेस बताता हूं जिनकी एस्टिमेट्स नहीं दूंगा, बस एक समझाने के लिए। एस्टिमेट मीन एक्चुअल एस्टिमेट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। उबर और क्रीम जब तक दोनों परफेक्ट कंपटीशन में चल रहे थे, तो मैं ये समझता हूं कि कंज्यूमर्स को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे। कभी टोकन की सूरत में, कभी राइड के अंदर कंपनसेशन, और दूसरा उधर से कैप्टन्स को भी मिलते थे, उनको एंटरटेन किया जाता था, बोनसेस दिए जाते थे। उसके बाद उबर ने क्रीम को एक्वायर कर लिया। अब कौन लीडर बन गया एकदम? उबर। अब बेशक अब और लोग भी आ गए हैं, ड्राइव हैं और कौन कौन सी, मैं ये नहीं कह रहा कि अब कंपटीशन, लेकिन उस वक्त परफेक्ट कंपटीशन था, बिकॉज दोनों का स्केल एक हो गया हुआ था, दोनों का सर्विस लेवल स्केल एक था, मार्केट शेयर सेम हो गया हुआ था। कह सकता हूं ऐसा, तकरीबन दोनों इक्वल मार्केट शेयर। अगर मैं कहूं कि उबर के कस्टमर थे, अगर से अज्यूम करता हूं उबर के लाहौर में कस्टमर थे, अज्यूमिंग से 5 लाख 10 लाख, 10 लाख ही उसके कस्टमर भी थे, और कई तो ऐसे कस्टमर शहजादे थे जिन्होंने दोनों ऐप्स रखी हुई थी, जिधर सस्ती पड़ जाए वो वाली इस्तेमाल कर लो। ऐसे ही होता था जी। समझाना क्या चाह रहा हूँ? समझाना ये चाह रहा हूँ कि उबर ने उसके बाद लीडरशिप रोल में, मोनोपोली में अपने कंज्यूमर्स को तंग किया, रेट रिवाइज किए, कैप्टन्स के बोनसेस खत्म किए। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जरूरत नहीं है अब। राइट। फिर इसी तरह जैज और वारिद में हुआ, जैज ने वारिद को एक्वायर कर लिया और लीडिंग नेटवर्क बन गया, हालांकि वारिद ने बड़ी टक्कर दी हुई थी जैज को। बात समझ आ रही है? अब सब एक है, अब वो अकेला है, जिन है पूरा, कोई भी नहीं है उसके मुकाबले का, क्योंकि जितना बड़ा मार्केट शेयर जैज के पास है उतना किसी के पास है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा और कंपनीज नहीं है, बट इतना बड़ा मार्केट शेयर किसी का नहीं है। ठीक है ना? टेलीनॉर वैसे ही नॉन एग्जिस्टेंस पे चलती है, जोंग वैसे ही इंटरनेट पे चलती है, वैसे तो चलती ही नहीं है, लोग नहीं यूज करते ज्यादा, जोंग के नेट यूजर्स इतने ज्यादा नहीं है। एक बचा बारी, यू फोन को वैसे ही लोग लिफ्ट नहीं कराते। ठीक है, वैसे ही पता नहीं क्यों लोगों को यूफोन से नफरत है, यूफोन को वैसे लिफ्ट नहीं, बहुत लिमिटेड यूजर है, यानी सबके लिमिटेड यूजर हैं। सो सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसके पास है? जैज के पास। तो बेटा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये है कंपटीशन जिसका फायदा हो रहा था, और उसके बाद जैज ने भी अपनी मोनोपोली पावर को इस्तेमाल किया। अब जैज रेट रिवाइज करता है, आपको समझ नहीं आती क्या करूँ, क्योंकि नेटवर्क के अलावा उसके अलावा कोई और नेटवर्क है ही नहीं जहाँ जा सके। कोई सिम है जेन में जो जहाँ जा सको? नहीं। बात समझ आती है? अच्छा, अब एक और चीज, आप अगर इतना बड़ा मार्केट शेयर रखते हो तो फिर उससे होता क्या है? आप कोशिश करते हो कि ऐसे मोनोपोली क्रिएट हो जाए, या इंटेंशन होती है ना कि पैसे ज्यादा बनेंगे, मोनोपोली होगी तो अगर जरा बिजनेसमैन के एंगल से सोचो तो उसका पैसा ज्यादा बनता है। तो जैज अगर ये ऐसे काम करे कि जैज वारिद के साथ बजाय के एक्वायर करने की, एक तो एक्विजिशन है ना, वो तो समझ आती है, एक्वायर करने की बजाय उससे कोई शेक हैंड कर लेता, या उबर क्रीम के साथ कोई शेक हैंड कर लेता, कहता कि लाहौर तेरा कराची मेरा, हो सकता था टेरिटरी डिवाइड कर लेता, कहता लाहौर के सारे कस्टमर तेरे, मेरी ऐप यहां काम नहीं करेगी, और कराची के सारे कस्टमर मेरे, लाइक दैट डिवीजन कर लेता। तो फिर क्या करते? दोनों मिलके कस्टमर की तोने उतारते, हाई रेट चार्ज करते, क्योंकि कंपटीशन ना होता। अब ऐसे एग्रीमेंट मना है, क्योंकि इस एग्रीमेंट से क्या हो रहा है? कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो
इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम ऐसे एग्रीमेंट्स, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें लॉ कहेगा खबरदार ये एग्रीमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे कंपटीशन डिस्टॉर्ट होता है। तो कंपटीशन डिस्टॉर्ट होता है तो क्या होता है जनाब? कंज्यूमर का नुकसान होता है। फिर वो कहेगा, एक तो ये बात हो गई, ऐसे एग्रीमेंट की एक लिस्ट बताएगा हमें। फिर वो कहेगा कि यार अगर आपके पास मार्केट शेयर है बड़ा, कितना बड़ा, लॉ ने अगर आप कंपटीशन एक्ट उठा के देखो तो वो कहता है 40% ऑफ रेलेवेंट मार्केट शेयर। ये आपके बुक में नहीं लिखा होगा लेकिन एक्ट में लिखा होगा 40%, कि अगर आपके पास 40% ऑफ द रेलेवेंट मार्केट है तो आप डोमिनेंट पोजीशन में हो, और आप इस पोजीशन में हो कि आप उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हो। कौन कौन सी हरकत होगी जो गलत इस्तेमाल के जमाने में आएगी या मिस यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आएगी, उनसे मना किया गया हमें। यानी हमें दो चीजों से मना किया गया। ये एक्ट क्या करेगा? ये एक रेगुलेटर का कयाम करेगा जिसका काम ये होगा मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन कायम रहे, मोनोपोली क्रिएट ना हो, एक हेल्दी कंपटीशन रहे ताकि कंज्यूमर को फायदा हो। और उसके लिए रोका जाएगा बिजनेसमैन को दो चीजों से, कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना और कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना जिनसे हम तुम्हें मना करें, क्योंकि उससे भी होना क्या है? कंपटीशन खराब। बात समझ आई है? पक्की बात है। चलो पढ़ते हैं फिर। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर free competition in all the spheres of commercial and economic activity and to protect consumer from anti-competitive behavior। ये बात क्लियर हो गई? मेरा ख्याल इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। एक्ट का काम क्या है? सीसीपी की एस्टैब्लिशमेंट। सीसीपी क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो रेगुलेटर है जो ये कंट्रोल करेगा कि मुल्क में कंपटीशन एक हेल्दी रहे। हु विल इंश्योर हेल्दी कंपटीशन बिटवीन कंपनीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। ये बात भी समझ आ गई? आगे चलो बेटे, आगे आसान आसान डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन देखो जरा। गुड्स इंक्लूड आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन। रिटेलर कौन होता है? जो चीज एंड कंज्यूमर को बेचता है। और होलसेलर कौन होता है? जो रिटेलर को बेचता है। तो वही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। होलसेलर इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनी गुड मींस एनी पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सेल देम टू एनी अदर पर्सन फॉर रीसेल। यानी रिटेलर को रीसेल करने के लिए देता है। जबकि रिटेलर कौन होता है? इन रिलेशन टू एनी सोल मींस अ पर्सन हु सेल्स गुड टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर। ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, जो इस्तेमाल करेगा, जो कंज्यूम करेगा, ना कि ये रीसेलर है। इज दैट क्लियर? रेलेवेंट मार्केट क्या हुई? आपने कहा डोमिनेंट पोजीशन वो है जिसके पास 40% रेलेवेंट मार्केट का शेयर हो। तो लॉ कहता है, मैं डिफाइन कर देता हूं व्हाट इज मेंट बाय रेलेवेंट मार्केट। तो रेलेवेंट मार्केट दो प्रोपोर्शन में समझी जाएगी, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। नंबर वन प्रोडक्ट मार्केट, नंबर टू ज्योग्राफिकल मार्केट। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है पीआरसी या उसके अंदर, तो फिर आपने ये बातें अच्छे तरीके से मार्केट्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेरे ख्याल इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन है, लेकिन खबरदार किसी ने मुझसे कोई इकोनॉमिक्स वाला सवाल पूछा तो ठीक है, सो मुझे नहीं पता होगी। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा जितना यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, हर एक की लिमिटेशन होती है। इकोनॉमिक्स इज माई लिमिटेशन। प्रोडक्ट मार्केट क्या है जी? कहते हैं ऐसी मार्केट जिसके अंदर इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हों। आपकी जनरल स्टोर जो है, जो आइटम्स बेचता है, वो सारी सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट है। एक की जगह दूसरा की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल की जा सकती है। वो तो अब आके एक टाइम आया है जहां पे लोगों ने ब्रांड कॉन्शियस कर दिया लोगों को कि इन जनरल आइटम्स के अंदर भी अब सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं। मतलब जो लिप्टन पी रहा है उसको दानेदार पसंद नहीं है, वो कहता है ड्राइवरों वाली चाय है, लाइक दैट, तेज हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ब्रांड ने अपनी इतनी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दी है कि लोग अब एसोसिएट तो सब्स्टिट्यूट नहीं रही किसी हद तक। वरना किसी जमाने में थोड़ा सा बैकवर्ड चले जाओ तो साबुन का मतलब साबुन होता है, सोप का मतलब सोप है, वो कोई भी हो, बस इतना डिफरेंशिएशन होता था, कपड़े धोने वाली, बर्तन धोने वाली और नहाने वाली, लाइक दैट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अगर मैं थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाऊं, ठीक है ना। ये तो अब आके लोगों ने अजीब से अपने ब्रांड कॉन्शियस कर दिया, क्योंकि ब्रांड ने पैसा इन्वेस्ट किया है यहां पे जगह बनाने के लिए, आपके दिमाग में घुसने के लिए बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, अच्छा,
बड़ा मजेदार बात, एक और चीज बताता हूँ, ऐसे बेवकूफ बनाया हुआ है ना आवाम को बिजनेसमैन ने कि वो कमाल है। मतलब अगर आपको मजेदार बात बताऊं तो जो आपका लिप्टन और आपका जो दानेदार है, ठीक है, ये एक ही मैन्युफैक्चरर के दो ब्रांड है। आप वो खरीदो या वो खरीदो, पैसा मुझे ही आना है। लेकिन एक को रियलाइज कराता है लिप्टन, सोफिस्टिकेशन है, फैमिली बैठी है, मम्मी डैडी सी वो चाय पी रही है तो वो बता रहे हैं बड़ी मजे की और बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी है। एक तो वो घोड़े पे दौड़ा आ रहा है बंदा और वो कड़क चाय पी रहा है, दूसरे को इंप्रेशन दिया कि कड़क चाय तेज, ये पीनी है तो ये पियो। ऑडियंस को खुद डिवाइड कर दिया अपने दो ब्रांड्स के दरमियान। करो अब, खरीदने तो मेरी है ना, जो मर्जी कर लो। आप समझो, दूसरी बात समझाता है, एक और एग्जांपल लो। आपका जो मोल्टी फॉर्म है, प्रीमियम ब्रांड ऑफ फॉर्म, राइट, मैट्रेसेस और ये चीजें ऐसा ही है ना, लेने जाओ लग समझ आती है, एक गुर्दा बेच के अब मैट्रेस लेना पड़ता है, मजाक कर रहा हूँ, इतना एक्सपेंसिव है, राइट। उनकी मुख्तलिफ है ना, कुछ मेडिकल मैट्रेस भी हैं उनके जो क्या कहते हैं उसे, मेडिकेटेड, जो भी उनकी मेडिकल टर्म्स में उसको बोलते हैं, ऑर्थो और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो क्या है, वो यही है कि वो उन्होंने प्रीमियम प्राइस चार्ज की। अच्छा, इनके कंपटीशन में आपको बहुत से ब्रांड नजर आएंगे जो उनके मुकाबले के नहीं हैं, जिनमें डायमंड है और इस तरह के, और कौन कौन से है, ड्यूरा, लाइक दैट। अब मजेदार बात, ड्यूरा और मोल्टी दोनों सेम मैन्युफैक्चरर है। वो पहले मोल्टी बनाता है, उसके बाद एक प्रोडक्शन ड्यूरा की भी बना देता है। ड्यूरा और ये दोनों उसी के ब्रांड है, एक हाई क्वालिटी ब्रांड, एक लो क्वालिटी ब्रांड। एक हाई क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए एक लो क्लास को, बख्श नहीं रहे किसी क्लास को। देखो, एक है कि मैं छोटे से चंक को बेचता रहूं और बस मार्केट से निकल जाऊं, नीचे वाला चंक मेरा नहीं है। एक है मैं दोनों नीच को फॉलो करूं, दोनों नीच को। जिस तरह मैं एक मजेदार बात बताता हूं, आपका लोकल ट्रेडर तबाह हो गया गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, शॉपकीपर तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स ने जब ये सोच लिया कि यार निचली मार्केट भी तो पकड़ी जा सकती है। अब निशात ने नहीं सोचा, सफाया ने नहीं सोचा, उन्होंने अपनी क्लास मेंटेन की हुई है। मीडियोकर फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो शायद इन दो जगहों पे बहुत लिमिटेड रुख करती है, वरना उन्होंने अपनी एक क्लास मेंटेन की हुई है, हाई इनकम क्लास, क्योंकि सूट इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ। इसके बरक्स थोड़ा सा अक्ल का मुजाहरा किया, या अक्ल कह लो या बिजनेसमैन की सोच कह लो, दो ब्रांड्स थे, इसी के बता रहा हूँ, फैब्रिक के, लाइमलाइट, खाड़ी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा बेवकूफ़ हैं ऐसे, इन्होंने कहा एक कपड़ा तीन हिस्से कर दो, ट्राउजर अलहदा कर दो, शर्ट्स अलहदा कर दो, दुपट्टे अलहदा कर दो। अब ये तीन हिस्से हो गए हैं, औरत को खरीद लो 1000 की, बेच उतने का ही रहा है जितने का जितने का निशात बेच रहा है, जितने का सफायर बेच रहा है, 3 4 5 हजार का। लेकिन बेच किस तरह रहा है, पीसीज में। अब कोई फीमेल आई है, वो बहुत खुश है, उसको ट्राउजर 1000 की उसकी जेब में मिल रहा है, मिडिल क्लास सारी पहुंच गई, किसी को शर्ट अपनी मर्जी की मिल रही है, किसी को दुपट्टा अपनी मर्जी का मिल रहा है। अल्टीमेटली अगर कलेक्ट 3 कस्टमर कर लो तो तीनों कस्टमर एक निशात का सूट परचेज कर ही रहे हैं, और 3 पीस भी रखे हैं, 2 पीस भी रखे हैं, वो भी खरीदो, वो महंगे हैं, वो बड़ी क्लास के लिए हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये बिजनेसमैन की सोच है, वो आपको डिवाइड कर रहा है। उसे पता लग गया कि निचली मार्केट को पकड़ना कैसे है, पैसों पे अट्रैक्टिव होती है, ओके पैसों पे मार देते हैं। चलो बहुत सी बातें हो गई, मैंने ये मजे मजे की बातें हैं, ये जो शायद आप लोग मार्केट ऑब्जर्व नहीं करते कि मार्केट इस तरह चल रही है, और बिजनेसमैन इतना ही अच्छा सोचता है, उसका आइडिया होता है और पूरा बिजनेस उस पर स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, चलो आगे आओ। देन ज्योग्राफिकल मार्केट कौन सी है? ज्योग्राफिकल मार्केट को समझने की बजाय मैं बस ये कहूँ सिंपल सी बात, कि अगर आप सियालकोट की बात करो तो किस चीज में बहुत पॉपुलर है वो, सपोर्ट्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उनका एक नाम है, हर दूसरे घर में यही काम हो रहा है। आप चले जाओ फैसलाबाद की साइड पे, आपको हर दूसरे घर के अंदर लूमें लगी नजर आएंगी, कपड़ा, फैब्रिक। फैसलाबाद में जितनी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, उतनी कहीं भी नहीं होनी, क्योंकि हर घर के अंदर लूम लगी हुई है। और पिछले दिनों तो जब ये कोविड के बाद बहुत से ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले, क्योंकि इंडियन ऑर्डर कैंसिल हुए, तो फैसलाबाद के जिन घरों में मशीनरी बंद भी थी ना, उन्होंने भी घरों में दोबारा एक्टिव कर दी, क्योंकि इतना बिजनेस, इतना ऑर्डर आया था उनके पास, पाकिस्तान के पास। सो समझाना क्या चाह रहा था, हाँ। सो अब ये ज्योग्राफिया चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो गई, एक्सपर्टीज चेंज हो गई। अच्छा, गुजरांवाला में चले जाएं तो क्या मिलेगा, पलवान सिर्फ, ठीक है, और तो कुछ नहीं है गुजरांवाला में।
सो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपने एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से दूसरी पे मूव किया तो आपकी प्रोडक्ट की जो क्लासिफिकेशन है या जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो गई। अब जरा पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल। मींस द कंप्राइजिंग द एरिया इन विच द अंडरटेकिंग आर इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर सफिशिएंटली होमोजीनियस। होमोजीनियस कंपटीशन है, कौन सा होता है कंपटीशन? सिमिलर। क्या क्या सिमिलर? तो कंज्यूमर किस पे अट्रैक्टिव होता है इधर? डिफरेंशिएशन कहां पे आती है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सेम होती है, तो डिफरेंशिएशन कहां पे क्रिएट होती है? प्राइस पे। ये प्राइस सेंसिटिव होती है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सबके सेम है, सपोर्ट्स गुड्स सबकी सेम क्वालिटी की है, फर्क पड़ना है प्राइस से कि आपने कितने का दिया और इसने कितने का दिया, तो कस्टमर मूव हो जाना। सो एक ज्योग्राफिकल एरिया में कंपटीशन जो है उन प्रोडक्ट्स के अंदर वो सेम रहना है, होमोजीनियस, एंड विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नेबरिंग ज्योग्राफिकल एरियाज। मतलब आप मूव कर जो फ्रॉम सियालकोट टू फैसलाबाद, अब वो नहीं चीज नहीं मिलेगी, अब उनकी होमोजीनियस प्रोडक्ट और है जिसमें, सॉरी वो प्रोडक्ट जिसमें होमोजीनियस कंपटीशन है वो और है। ये है ज्योग्राफिकल मार्केट। इन दोनों के रेफरेंस में पढ़ते हैं रेलेवेंट मार्केट डिटरमिन बाय सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विद रेफरेंस टू अ प्रोडक्ट मार्केट एंड ज्योग्राफिकल मार्केट। डन जी, ये बात समझ आ गई? लो जी, अब हम आते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर। हमने पढ़ा डोमिनेंट पोजीशन क्या है, अगर आपके पास रेलेवेंट मार्केट का 40% का शेयर हो। लेकिन ये बात आपके सिलेबस में यहां पे बुक में नहीं लिखी हुई, वैसे ये मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है? डेफिनेशन से बता रहा हूं। नो पर्सन शैल अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, खबरदार इस्तेमाल ना कीजिएगा। पोजीशन होना गलत बात नहीं है, इस्तेमाल उसका गलत बात है। एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शैल बी डीम्ड टू बी मेंटेन्ड। हम ये समझेंगे कि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। नंबर 1, इफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, अगर ये ऐसे एक्शंस पर मुश्तमिल है या आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं विच प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, डिस्टॉर्ट कंपटीशन इन द रेलेवेंट मार्केट, कि अगर आपने उस रेलेवेंट मार्केट के अंदर कंपटीशन को डिस्टर्ब कर दिया। द एक्सप्रेशन प्रैक्टिसेस शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, कहता है हमें आप पे यकीन है कि ये लिस्ट पूरी नहीं है, आप कुछ और हरकतें भी खराब कर सकते हैं, अब्यूजिव यूज किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, आपका माइंड ज्यादा क्रिमिनल हो सकता है, इसलिए नॉट लिमिटेड टू ये शामिल है, लेकिन ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, आपके क्रिमिनल माइंड पे डिपेंड करता है। नंबर 1, लिमिटिंग प्रोडक्शन सेल्स एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस। बेटा मैं जानबूझ के प्रोडक्शन वॉल्यूम कम करूं तो मार्केट में क्या होगा? थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सोचें, क्या होगा? सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। सप्लाई शॉर्ट होगी तो एकदम अफरा तफरी मचेगी, डिमांड हाई हो जाएगी, वो का जो एक इक्वेशन होती है सप्लाई और डिमांड की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब सप्लाई शॉर्ट, डिमांड हाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? बढ़ेगी। लोग उस प्राइस पे खरीदना चाहेंगे जिस प्राइस पे आप उन्हें ऑफर करेंगे, उन्हें बस चीज चाहिए। ये हुआ भी है पिछले दिनों बड़ी दफा चीनी के साथ, बहुत दफा आपने मुल्क में, गरीब मुल्क है ना हमारी, यही काम खराब होते हैं, तो चीनी ये चीजों के ऊपर क्या हुआ नहीं, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर यही हरकतें हुई हैं। लोग कहते थे बस चीनी दो, दफा करो जितने की भी मिलती है, आप प्रीमियम प्राइस पे दो, जिसके पास पैसा होगा था प्रीमियम प्राइस पे दो, हम खरीदेंगे, गरीबों वो फीकी चाय पिए। सपोज समझा रहा हूं वैसे। और सेल्स एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस, ये बातें समझ आ गई तीनों? ठीक है, आगे चलो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, charging different price to different customer for the same goods without any reasonable justification। अब खुद सोचो, अगर मैं एक रॉ मटेरियल बेचता हूं, सपोज अज्यूम करो, और ये भी एक कस्टमर है मेरे, आप भी कस्टमर हो, और आप इनसे कोई फिनिश गुड बनाते हो, अज्यूम कीजिए आप मैन्युफैक्चरर हो, फिनिश गुड बनाते हो, मुझे बताओ कि कितना नुकसान होगा अगर मैं वो मटेरियल 10 रुपए पर केजी इनको दूं और 25 रुपए पर केजी आपको दूं, और रीजन ऑफ जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज किया है, सेम केमिकल मैं इनको बेच रहा हूं, सेम आपको बेच रहा हूं, तो मैंने आपको खुद ही डिसएडवांटेज सिचुएशन में नहीं डाल दिया। सो ये गलत है ना, मैंने कहा लेना तो लो, बताओ 25 का मिलेगा, लेना तो लो, अब मैंने आपके साथ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया। हाँ, अगर ऐसा होता कि नेचर चेंज होती, इनको मिलावट वाला दूध बेचा है, उनको खालिस बेच रहा हूं, तो फिर तो समझ आती है प्राइस डिफरेंशिएशन की, वरना नहीं। क्लियर? अगली बात, टाई-इन्स
where the sale of goods of services made condition all the purchase of other goods and services. ये सेल तब करूंगा जब दूसरी चीज साथ खरीदोगे। अक्सर आपने देखा ये वाला बहुत रहा है हरकत, जब ये चीनी की किल्लत क्रिएट की है, उन्होंने कहा क्या लेने आए हो, सिर्फ चीनी नहीं मिलेगी, हाँ कुछ साथ लो, खरीदोगे तो चीनी देंगे। तो लोग क्या करते थे, अपने कस्टमर्स को इस तरह मैनिपुलेट करते थे, तो डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल था। देन आगे चलूं, मेकिंग, समझ आ रही नहीं आता, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन बाय अदर पार्टी व्हिच बाय देयर नेचर हैव नो कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब आप उसके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशन इंपोज कर रहे हो बायर के ऊपर, और उसे कह रहे हो लीडर हो ना, मिसयूज कर रहे हो। जैज कह दे कि भाई आइंदा से तुम सबसे 200 रुपया महीना लिया करूंगा, मरोगे क्या ना करोगे, दोगे, मजबूरी में दोगे। ऑल्दो नहीं होता ऐसा, लेकिन मैं समझा रहा हूं वैसे कि अगर वो आप पे सप्लीमेंट्री कंडीशन इंपोज कर दे कि भाई आइंदा से जैज यूज करने की एक प्रीमियम प्राइस आप पे करोगे, यू विल पे दैट। बात समझ आती है? मैंने एक चीज देखी, किसी कॉलेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने लगा हूं। पैक में आज भी पैक अपनी प्रीमियम फीस चार्ज करता है इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड विद पैक इन द बिगनिंग, इन द फर्स्ट स्टेप, पीआरसी में। वो कहता है भाई इतने पैसे मेरे साथ एफिलिएट होने के, बिकॉज वी आर अ प्रीमियम ब्रांड ना। वैसे कहता है, अगर आप, ये गलत नहीं है, ये मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनको कोई डिमोरलाइज कर रहा हूँ, सॉरी डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो प्रीमियम ब्रांड है ना। वो कहता है भाई मैं चार्ज करता हूँ, मैं करूंगा, कस्टमर पे करता है ना, स्टूडेंट पे करता है, उनका क्लाइंट ही है ना, स्टूडेंट पे करता है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट हो। तो यही वजह है कि इस तरह अब्यूजिव डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया जा सकता है। भाई चाहिए तो बताओ, ये कंडीशन मीट करो फिर दूंगा। सप्लीमेंट्री कंडीशन जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अननेसेसरी कंडीशन इंपोज्ड। लो जी अगली बात, जस्ट ओके। देन कहता है अप्लाई डिसिमिलर कंडीशंस टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अदर पार्टीज प्लेसिंग देम एट कंपैटिटिव डिसएडवांटेज। आपको ऐसी सिचुएशन में ले गया हूं जहां पे आप कंपैटिटिव डिसएडवांटेज, अभी जो मैंने एग्जांपल दी, 10 रुपए का इसको बेच रहा हूं, 25 रुपए का इसको, तो क्या ये हो सकता है कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और सस्ती बेच सके? नहीं, इसको तो घर बैठे 25 रुपए केजी पर केजी रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है। ये कैसे सस्ती चीज बनाएगा उस पर्सन के निस्बत? वो सस्ती बनाएगा। तो मैंने पहले ही आपको कंपैटिटिव डिसएडवांटेज पे डाल दिया। बात समझ आइए बेटे। अगली बात, predatory pricing driving competitors out of the market, prevent new entry and monopolize the market। नए एंट्रेंट को रोकने, नए एंट्रेंट को दाखिल होने से रोक दो। कैसे? प्राइस कटिंग कर लो। ये एक रियल एग्जांपल है, बल्कि बहुत सी एग्जांपल मौजूद है, लेकिन मेरी फैमिली में एक रियल एग्जांपल, वन ऑफ माय अंकल, वो रिटायर हुए तो उनके पास एक अच्छा फंड आया, उन्होंने कहा अच्छा यार ऐसा करता हूँ, इससे एक केमिकल इंपोर्ट कर देता हूँ, वो परफ्यूम का केमिकल्स जो होता है, उन्होंने कहा जी इंपोर्ट कर लो। उन्होंने इंपोर्ट किया उस जमाने में। अच्छा जी, अब जो मार्केट लीडर था उस मार्केट का, शाह आलम मार्केट की बात कर रहा हूँ, उस मार्केट लीडर था, उसे पता चल गया कि भाई एक कंटेनर आया। उन्होंने कहा, उसने कहा अच्छा बेच के दिखाओ। उनकी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे नीचे उसने सेल प्राइस सेट कर दी अपनी। हाउ अ न्यू पर्सन कैन सेल, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 90 रुपीज पर लीटर था उस टाइम पे, तो कैसे एक बंदा बेचेगा 80 रुपीज का? कभी भी नहीं बेचेगा ना। तो फाइनली अंकल साहब गए उनके पास, उन्होंने कहा माफी दीजिए, ये कंटेनर आप रख लीजिए, मुझे मार्केट से बाहर होने दें, ये मेरे बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो स्टक हो गई है। उसने कहा आप पे एहसान करता हूं, ऐसा कीजिए कि 80 पे मुझे दे दीजिए, हालांकि मैं 80 पे बेचता हूं लेकिन आपसे महंगा खरीद लेता हूं, 80 पे मुझे दे दीजिए। सो वो सारा उसको बिचवाया और मार्केट से बाहर। ये है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्राइस कटिंग। उसने कट ऐसा लगाया क्योंकि वो एक अरसे से खरीद रहा है, उसके पास ये लॉस बर्दाश्त करने की गुंजाइश मौजूद होती है। कंपेटिटर होता है ना, तो वो फिर मिसयूज करता है अपनी इस पावर का। क्लियर? अगली बात, बायकॉटिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी गुड्स और द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस। बायकॉट कर दो प्रोडक्ट, वही काम, तो मिलके को शेक हैंड करो को यार प्रोडक्शन कम कर, कोई बात नहीं, डिमांड बढ़वाते हैं और पैसे बढ़वाते हैं। मिसयूज ऑफ पोजीशन, देन रिफ्यूजल टू डील, डील ना करे, ये भी एक सिनेरियो है। चलें जरा पढ़िए इसकी एग्जांपल पढ़िए, फिर छुट्टी करते हैं। एग्जांपल पढ़ लीजिए एक दफा।
प्लीज एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल 1। अब जुम्मे की वजह से क्लास ज़रा जल्दी ख़त्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। कल बल्कि कल क्लास ऑफ होगी, यस कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। प्लीज़ जो नहीं भी आए उनको भी बता दीजिएगा अगर आपके लिंक में हो, कल क्लास नहीं होगी। मैं कर दूँ, आप कर दीजिएगा ग्रुप में, कल क्लास नहीं होगी। जी डन, एग्जाम्पल 1 पढ़ लें पढ़ लें। पढ़ ली एग्जाम्पल सबने? उसने खुद रेफर कर दिया 60%, वरना मैंने कहा डेफिनेशन के मुताबिक एज पर लॉ 40% का मार्केट शेयर है। इज इट क्लियर? नहीं जी, अल्लाह ताला आप सबको साइंस फरमाए इंशाल्लाह।